हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। आज की इस वीडियो में देखेंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत मानव में पोषण किस प्रकार से होता है। जैव प्रक्रम के प्रथम पार्ट में हमने देखा था जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण के अंतर्गत सपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन हमने जैव प्रक्रम के प्रथम पार्ट में किया था। रंध्र क्या होते हैं, रंध्र के काम, विषम पोषी पोषण, इसके अंतर्गत हमने देखा था प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण। आज की इस वीडियो में देखेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जैव प्रक्रम के पोषण प्रक्रम का दूसरा पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि पोषण क्या होता है या पाचन क्या होता है। तो पाचन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े बड़े अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को सरल अणुओं में या छोटे अणुओं में विभक्त करते हैं। एक बार ध्यान देंगे, पाचन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को सरल अणुओं में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं और शरीर के अवशोषण के योग्य बनाते हैं। ये पाचन होता है। भोजन के पचने के बाद उसका अवशोषण होता है। देखते हैं मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होता है। आहार नली मुंह से गुदा तक फैली हुई एक विस्तारित लंबी नली होती है। एक विस्तारित लंबी नली होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है। जैसे कि एक सारांश के रूप में आप देखेंगे कि मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा के द्वारा करता है और मुख गुहा के द्वारा मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा इसोफेगस के माध्यम से यह आमाशय में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर भोजन लगभग 4 घंटे रुकने के बाद और उसका पाचन होने के बाद यह भोजन को क्षुद्रांत में या छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर इस भोजन का पाचन होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है या जो अपचयित पदार्थ होता है जिसको पचाया नहीं जा सकता, उसको छोटी आंत के माध्यम से बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन या उस अपचयित पदार्थ जिसका पाचन नहीं किया जा सकता, उससे जल का अवशोषण होता है और उससे जल के अवशोषण के पश्चात उस वर्ज्य पदार्थ को गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपने सारांश के रूप में देखा कि भोजन किस प्रकार से किन अंगों के माध्यम से किन गुजरता है और किस प्रकार से किन किन अंगों में भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन अब विस्तारित रूप से आगे देखते हैं। भोजन का पाचन मनुष्य में किस प्रकार से होता है और भोजन के पाचन में कौन सा अंग किस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो मनुष्य में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण की क्रिया के माध्यम से होता है। अंतर्ग्रहण में भोजन को मुख गुहा के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। पाचन में शरीर के विभिन्न अंगों में
या शरीर के पाचन तंत्र में इसका पाचन होता है। पाचन के पश्चात उससे आवश्यक पदार्थों को शरीर अवशोषित कर लेता है या पाचन तंत्र अवशोषित कर लेता है। उसका स्वांगीकरण होता है या आवश्यक पदार्थों को, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? आवश्यक पदार्थों को शरीर के द्वारा अवशोषित करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना स्वांगीकरण कहलाता है। और बचा हुआ वर्ज्य पदार्थ, बचे हुए वर्ज्य पदार्थ को बहिक्षेपित कर दिया जाता है। बहिक्षेपण क्या कहलाता है? शरीर से जो बचे हुए वर्ज्य पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। आहार नली में पाचन तथा भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से यह आहार नली के माध्यम से भोजन को ग्रहण किया जाता है और शरीर के अन्य पाचन अंगों तक पहुंचाया जाता है। चलिए देखते हैं। आहार नली को कार्य के अनुरूप मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। ये जो आहार नली है ये मुख गुहा से गुदा द्वार तक फैली होती है। तो इसके कार्यों के आधार पर या किस पाचन तंत्र का कौन सा काम होता है, इसके आधार पर मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पहला मुख, जिसे मुख द्वार कहते हैं, जिसके माध्यम से भोजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरी ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत, पांचवां बृहदांत्र और छठवां गुदा द्वार होता है। आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये मुख गुहा हो गई और ये जो एक नली के रूप में होती है इसे इसोफेगस ग्रसिका कहा जाता है। और ये आमाशय और ये जो कुंडलित आकार की आपको संरचना दिख रही है ये छोटी आंत कहलाती है। और जो ये आपको हरे रंग की दिख रही होगी ये बड़ी आंत कहलाती है। और बड़ी आंत के पश्चात बचे हुए वर्ज्य पदार्थ को गुदा द्वार के माध्यम से बहिक्षेपित कर दिया जाता है। अब पाचन तंत्र के सभी अंगों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। पहला है मुंह, माउथ। मुंह आहार नली का मुख्य द्वार होता है। जैसे आप जानते होंगे या आप समझ रहे होंगे कि यदि कहीं प्रवेश करना होता है तो द्वार से ही प्रवेश किया जाता है। यदि आप अपने घर में भी प्रवेश करते हैं तो एक निश्चित स्थान या द्वार से प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार पाचन तंत्र में भोजन को प्रवेश करने के लिए एक द्वार की आवश्यकता होती है। वह द्वार कौन होता है? मुख द्वार। मुख के माध्यम से भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है। मुख को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। मुख को बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इसको ओरल कैविटी या मुख गुहा भी कहा जाता है। ओरल कैविटी या मुख गुहा भी कहा जाता है। मनुष्य भोजन मुख से ही प्राप्त करता है, मुख के द्वारा ही ग्रहण करता है तथा भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से या मुख के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग दांत होता है। और दांत का मुख्य काम क्या होता है? तो दांत का मुख्य कार्य भोजन को काट कर सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो बड़े टुकड़े के रूप में ग्रहण करते हैं और उसको पीसने का काम, काटने का काम, कुतरने का काम किसका होता है? दांतों का होता है। दांत उस भोजन को काटता है, पीसता है तथा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। दांत भोजन को काटकर सर्वप्रथम छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, तत्पश्चात उसे पीसकर महीन बना देता है। हमारे चेहरे को अच्छा आकार देता है कौन? दांत। दांतों का काम क्या होता है? भोजन को पीसना, काटना, कुतरना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ये हमारे चेहरे को एक आकार देता है। यदि दांत नहीं होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका चेहरा कैसा लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के यदि दांत झड़ जाते हैं तो उनका चेहरा कैसा लगता है? थोड़ा सा दबा हुआ या पिचका हुआ महसूस होता है। ये दांत हमारे चेहरे को एक सुंदर आकार देने का काम भी करते हैं। अब लार ग्रंथियां, मुख के अंतर्गत लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि हैं जो मुंह में उपस्थित होती हैं। लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है,
जिसे सैलाइवरी जूस या सैलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। लार एक प्रकार का एंजाइम होता है। आप यह कह सकते हैं कि लार एक प्रकार का एंजाइम होता है, या फिर यह कह सकते हैं कि लार में एक प्रकार का एंजाइम उपस्थित होता है, जिसे टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, जो जैव उत्प्रेरक के रूप में जटिल भोजन को साधारण घटकों में या शुगर में विघटित करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? विघटित करने का काम करता है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया, उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में या शुगर के रूप में, शर्करा के रूप में विघटित करने का काम कौन करता है? लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम, या आप उसे कह सकते हैं टाइलिन एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में या शर्करा के रूप में परिवर्तित करने का काम टाइलिन एंजाइम करता है, या एमाइलेज एंजाइम करता है, या आप कह सकते हैं लार करता है। अर्थात भोजन का पाचन मुख गुहा के माध्यम से ही प्रारंभ हो जाता है, या मुख गुहा के द्वारा ही प्रारंभ कर दिया जाता है। लार मिलने के कारण भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को छोटे अणुओं में या शर्करा में विघटित करने का काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप भोजन को मुख गुहा में ज़्यादा देर तक पीसते रहते हैं या चलाते रहते हैं, तो भोजन का स्वाद आपको हल्का मीठा महसूस होने लगता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर फॉर्म में परिवर्तित होने लगता है। आगे देखेंगे मुख गुहा के अंतर्गत जीभ का काम क्या होता है और जीभ किस प्रकार से भोजन को पचाने में सहायता करती है। जीभ पत्ते के आकार का एक मांसपेशी होती है। जीभ पत्ते के आकार की एक मांसपेशी होती है जो मुंह में अवस्थित होती है। भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने, जब दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है और पीसा जाता है, उसी समय पर भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने तथा उसमें लार मिलाने का कार्य करती है। जीभ उस भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने का काम और उसमें लार मिलाने का काम करती है। लार जो कि सैलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित किया जाता है, उसको मिलाने का काम जीभ का होता है। चबाने के बाद जीभ भोजन को अंदर की ओर धकेलने का काम करती है। जब भोजन में लार मिल जाती है या पूरी तरह से भोजन पीस दिया जाता है दांतों के माध्यम से, तो उसको आगे आहार नाल में पहुंचाने का काम जीभ का होता है। जीभ पर कई प्रकार की स्वाद ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। जीभ में ही स्वाद ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिसके माध्यम से हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है कि कौन सा भोजन कड़वा है, कौन सा भोजन तीखा है, कौन सा भोजन मीठा है। अर्थात भोजन के स्वाद का पता जीभ में उपस्थित स्वाद ग्रंथियों के माध्यम से हमें पता चलता है। इन कार्यों के अतिरिक्त जीभ बोलने में हमें सक्षम बनाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जीभ का। यदि जीभ नहीं होगी तो आप बोल नहीं सकते या बोलने में आप असमर्थ होंगे। जीभ का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है बोलने में सहायता करना। तो आपने देखा कि जीभ एक पत्ते के आकार की मांसपेशी होती है जो मुंह में अवस्थित होती है। भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने तथा उसमें लार मिलाने का कार्य करती है और चबाने के बाद भोजन को पाचन तंत्र के अगले अंगों में या आहार नाल में भेजने का या धकेलने का काम जीभ के द्वारा किया जाता है। उसी माध्यम में अब देखेंगे कि जब मुख गुहा में दांतों के द्वारा भोजन को पीसा जाता है और जीभ के द्वारा उस भोजन को चलाया जाता है तथा आगे धकेला जाता है, तो वह भोजन किस माध्यम में धकेला जाता है। आगे देखेंगे ईसोफेगस या ग्रसिका। जीभ के नीचे ईसोफेगस, ये आप एक नली के रूप में देख रहे होंगे, इसे ईसोफेगस कहते हैं या ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका मांसपेशियों से बनी एक लंबी नली होती है। यह एक लंबी नली होती है जिसका आकार लगभग 10 या 12 इंच होता है। यह सिर्फ मुख गुहा से अमाशय को जोड़ने का काम करती है। आहार नाल का सिर्फ एक यही पार्ट है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ एक नली के रूप में काम करती है जिसके माध्यम से भोजन सिर्फ एक बार मुख गुहा के द्वारा अमाशय में गुजर जाता है या
आप यह भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ भोजन के गुजरने का एक माध्यम है जो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आहार नली के हर भाग में, आहार नली के हर भाग में, जैसे कि आहार नली आप अब समझ चुके होंगे कि आहार नली मुख गुहा से गुदा द्वार तक के पाचन तंत्र को कहा जाता है। तो आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति, उसके सही ढंग से पचने की प्रक्रिया पूरी होने के लिए आवश्यक है। आहार नली के आस्था लाइनिंग में पेशियां होती हैं जो नियमित तथा निरंतर फैलकर सिकुड़कर रिदमिकली भोजन को आगे बढ़ाती हैं। पूरी आहार नली में क्या होती हैं? लाइनिंग पेशियां होती हैं। लाइनिंग में पेशियां होती हैं जो कि क्या करती हैं कि क्रमाकुंचक गति के द्वारा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा उस भोजन को मुख गुहा से गुदा द्वार तक आगे बढ़ाने का काम करती हैं। यदि यह गति आहार नाल में नहीं होगी तो भोजन एक जगह पर स्थायी रूप से रुक जाएगा, जिससे आगे की पाचन प्रक्रिया बाधित होगी। तो जो भोजन को लगातार आगे बढ़ाने का काम करती हैं वह कौन करती हैं? आहार नली की लाइनिंग में जो मसल्स उपस्थित होती हैं। और ये भी किस प्रकार से करती हैं? एक प्रकार की इनमें गति उत्पन्न होती है जिनको हम क्रमाकुंचक गति या अंग्रेजी में आप देख रहे हैं लिखा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जिस गति के माध्यम से या जिस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन लगातार आहार नली में आगे बढ़ता रहता है उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। विकल्पी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है या हो सकता है अति लघु उत्तरी में पूछ ले कि भोजन को आगे किस गति के माध्यम से बढ़ाया जाता है। तो आहार नली में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है या क्रमाकुंचक गति होता है जिसके माध्यम से भोजन लगातार आहार नली में आगे बढ़ता जाता है। मुख से भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि मुख गुहा के माध्यम से ये ग्रसिका जो एक नली के रूप में आपको दिख रही है, इसके माध्यम से भोजन आगे अमाशय में पहुंचता है। ग्रसिका में किसी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होती। यह पाचन तंत्र का अकेला एक ऐसा अंग है जहां पर पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। यह सिर्फ एक माध्यम का काम करता है जो मुख के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस प्रकार से होता है? जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं और इस नली के माध्यम से, ये पूरे आहार नाल की बात हो रही है। जैसे कि आप भोजन ग्रहण करेंगे तो ऊपर की तरफ से यह नली पिचकती जाएगी और नीचे फैलती जाएगी। जैसे ऊपर पिचकेगी या सिकुड़ेगी, ये नली नीचे फैल जाएगी, ऊपर पिचक जाएगी, तो ये भोजन प्रेशर के माध्यम से नीचे आएगा। ये एक साधारण सी घटना है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अर्थात भोजन आहार नली में आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से बढ़ता है। मुख गुहा में दांतों के द्वारा भोजन को पीसा गया, अभी आपने अध्ययन किया। जीभ के द्वारा धकेला गया और इसोफेगस के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। अब आगे वह भोजन अमाशय में पहुंचता है। किसके माध्यम से? इसोफेगस के माध्यम से या ग्रेसिका के माध्यम से। अमाशय एक बहुत बृहत अंग होता है, एक बड़ा अंग होता है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। ये आप अमाशय का यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। ये अमाशय का डायग्राम है जो एक बृहत अंग होता है। अमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती हैं। अमाशय में उपस्थित भित्तियाँ, उसमें कई प्रकार के रसों का, पाचक रसों का मिश्रण करती हैं। इसमें भोजन में जो भोजन ग्रहण किया गया है उसमें कई प्रकार के रसों का मिश्रण करती हैं। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के माध्यम से किया जाता है। तो अमाशय की भित्तियों में कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिनको हम जठर ग्रंथियां कहते हैं। जठर ग्रंथियों के माध्यम से क्या क्या स्रावित किया जाता है ये आप देखेंगे। तो जठर ग्रंथियों के माध्यम से जल, HCl तथा 4 प्रकार के एंजाइम
4 प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड के माध्यम से जल, HCl और 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का काम यदि आप गलती से या किसी प्रकार से भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया या कंकड़ पत्थर खा जाते हैं या ग्रहण कर जाते हैं तो उनको तोड़ने का काम तथा उन्हें पचाने का काम HCl का होता है। और इसमें उपस्थित एंजाइम तथा श्लेष्मा ये प्रोटीन के पाचन का काम करते हैं। तो आपने देखा कि आमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड के माध्यम से जल, HCl और 4 प्रकार के एंजाइमों का श्रावण होता है। भोजन को आमाशय में अम्लीय बनाने का काम HCl करता है, अर्थात आमाशय में अम्लीय माध्यम HCl तैयार करता है, क्योंकि ये एक अम्ल है। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। पेप्सिन एंजाइम को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, अनुकूल माध्यम प्रदान करता है, जिससे वह अपनी क्रिया कर सके, अर्थात HCl पेप्सिन एंजाइम के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। जैसे अम्ल पाचन का काम करता है। यदि आमाशय में म्यूकस का स्रावण नहीं होगा या श्लेष्मा का स्रावण नहीं होगा तो HCl आमाशय की भित्तियों को ही पचाने का काम स्टार्ट कर देगा, जिससे आमाशय डैमेज हो जाएगा या आमाशय को क्षति पहुंचेगी। इसीलिए आमाशय की भित्तियों से एक प्रकार के म्यूकस का स्रावण किया जाता है, जो कि अम्ल से रक्षा करता है, क्योंकि HCl यदि म्यूकस उपस्थित नहीं होगा तो आमाशय की दीवारों को पचाने का काम ही स्टार्ट कर देगा। अब देखते हैं आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात आमाशय के द्वारा भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में भेज दिया जाता है। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। आमाशय में भोजन में HCl और जल तथा एंजाइम के माध्यम से पाचन होता है और उस आधे पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत में भेज दिया जाता है। जैसा कि आमाशय में भोजन लगभग 4-5 घंटे रुकता है, उसके पश्चात यह भोजन को क्षुद्रांत में भेजा जाता है। यहाँ पर अवरोधनी पेशियों या स्फिंक्टर मसल के द्वारा यह क्रिया नियंत्रित होती है। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल में उपस्थित सभी पाचन तंत्रों में से सबसे बड़ा या सबसे लंबा भाग आप क्षुद्रांत को कह सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर या 20 फीट होती है। यह कॉइल के रूप में उपस्थित होती है। आप देख रहे होंगे कि इसकी संरचना ऐसे कुंडलित आकार में पाचन तंत्र में उपस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन होता है या स्टार्च का पाचन होता है, और स्टार्च को पचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है या बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन की आवश्यकता होती है। जो जंतु मांस का सेवन करते हैं या जो जंतु मांसाहारी होते हैं उनमें क्षुद्रांत की लंबाई कम होती है या उनमें क्षुद्रांत छोटी पाई जाती है। अभी लंबाई के बारे में हमने आपको बताया कि एक वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 फीट होती है। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से क्षुद्रांत में किन किन पदार्थों का या किन किन तत्वों का पाचन होता है। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन
होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत और अमाशय से रसों का श्रावण प्राप्त करती है। रसों का श्रावण मतलब यकृत के द्वारा स्रावित रस तथा अमाशय के द्वारा श्रावित रसों और अमाशय के द्वारा आए हुए भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत यकृत के द्वारा श्रावित रसों तथा अग्नाशय से पैंक्रियाज से श्रावण प्राप्त करती है। अर्थात यकृत और अग्नाशय से श्रावित रसों के माध्यम से छोटी आंत में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन होता है। आप इस भाषा को एक बार और समझेंगे। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन यकृत तथा अग्नाशय से, यकृत लीवर, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के माध्यम से स्रावित रसों के द्वारा होता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है? हमने आपको पहले ही बताया कि अमाशय की भित्तियों में उपस्थित जठर ग्रंथियों के माध्यम से जल HCl तथा एंजाइमों का श्रावण होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात अम्ल जब भोजन में मिलेगा तो वह भोजन को अम्लीय बना देता है, और वही अम्लीय भोजन जब छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पुनः वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन के लिए क्षारीय बनाना पड़ता है, पुनः से क्षारीय बनाना पड़ता है। उसको क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? तो उसको पुनः से क्षारीय बनाने का काम यकृत के द्वारा अर्थात लीवर के द्वारा स्रावित पित्तरस करते हैं। उसको पुनः से क्षारीय बनाने का काम यकृत के द्वारा स्रावित पित्तरस करते हैं। क्षारीय क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अग्न्याशय से जो एंजाइमों का श्रावण किया जाता है वो क्षारीय माध्यम में ही क्रिया करते हैं। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, अर्थात अमाशय में वसा का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता और वह उसी प्रकार की फैट की या वसा की बड़ी गोलिकाओं के रूप में क्षुद्रांत में आ जाता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। जब वह बड़ी गोलिकाओं के रूप में छोटी आंत में उपस्थित होता है तो उस पर एंजाइम पूर्ण रूप से क्रिया नहीं कर पाते। अब एंजाइम उनमें पूर्ण रूप से क्रिया कर पाएं, इसके लिए पित्त लवण उन गोलिकाओं उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। जो यकृत के द्वारा स्रावित पित्तरस है उसमें उपस्थित पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे कि एंजाइम अपनी क्रिया करने लगते हैं। एंजाइम को क्रिया करने के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि अग्न्याशय के द्वारा स्रावित एंजाइम होते हैं, और क्षारीय माध्यम प्रदान करने के लिए लीवर के द्वारा पित्त रस का श्रावण किया जाता है। अग्न्याशय अग्नाशयिक रस का श्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा था कि क्षुद्रांत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन होता है, तो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है, तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। वसा का पाचन छोटी आंत में कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम और वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम। क्षुद्रांत की भित्ति में एक ग्रंथि होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। छोटी आंत की भित्तियों में या दीवारों में एक प्रकार की ग्रंथि उपस्थित होती है, जो आंतरी रस का या इंटेस्टाइनल जो उसका श्रावण करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करती है, तथा वसा को
वसा को, फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का काम करती है। कौन? आंत के द्वारा स्रावित रस, जिसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का काम करते हैं। पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। पचे हुए भोजन को आंत में उपस्थित दीर्घरोमों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। जो भोजन पच जाता है तो शरीर की क्रियाकलापों को करने के लिए आवश्यक पदार्थों को या आवश्यक पोषक तत्वों को छोटी आंत में उपस्थित दीर्घरोम अवशोषित कर लेते हैं। छोटी आंत में उपस्थित दीर्घरोम या जो अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, ये अवशोषण का काम करते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, अर्थात दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स की अधिकता होती है, जिससे वह भोजन से आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इनसे जो आवश्यक पदार्थों को अवशोषित किया जाता है, उनका उपयोग क्या होता है? जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि शरीर अवशोषण इसीलिए करता है कि शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए उसे ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। छोटी आंत में उपस्थित दीर्घरोम अवशोषण का काम करते हैं और उनमें उपस्थित रुधिर वाहिकाएं, उनमें जो रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, वे पोषक पदार्थों को ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अवशोषण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के द्वारा नए ऊतकों का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत होती है, या पुरानी कोशिकाओं को रिपेयर किया जाता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। पुराने ऊतकों का मरम्मत की जाती है और नए ऊतकों का निर्माण किया जाता है। अब इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि क्षुद्रांत में पाचन किस प्रकार से होता है। जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में होता है, वसा का पाचन वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में हो जाता है तथा प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में हो जाता है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को आप पुनः बैक कीजिएगा और दोबारा देखिएगा, पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। अब जब भोजन आंत में प्रवेश करता है तो यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है। कौन श्रावण प्राप्त करता है? छोटी आंत, जिससे कि वहां पर वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो सके। यकृत के द्वारा पित्त रस का श्रावण होता है, जिसमें पित्त लवण उपस्थित होता है और यही पित्त लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं को या फैट जो हम ग्रहण करते हैं उनकी बड़ी गोलिकाओं को या बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करने का काम पित्त लवण का होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वसा की बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयिक रस का श्रावण किया जाता है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम तथा लाइपेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसमें एमाइलेज एंजाइम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है तथा ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है। ये अग्नाशयिक रस के द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का काम करता है। और छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित दीर्घरोम या जिन्हें हम इंग्लिश में विलाई कहते हैं, इनका काम क्या होता है? तो ये भोजन के पाचन के पश्चात उससे आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करने का काम करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। आप दोबारा से इसको एक बार और देखिएगा बैक करके,
जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से छोटी आंत में पाचन होता है। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। भोजन को एक बार रिकॉल करेंगे। भोजन को मुख गुहा के माध्यम से ग्रहण किया गया, दांतों के द्वारा कतरा गया, काटा गया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया तथा पीसा गया। जीभ, जो कि मुख गुहा का अगला पार्ट है, जीभ के द्वारा उस भोजन में लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित एमाइलेज एंजाइम या जिसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं का मिश्रण किया गया तथा भोजन को चलाया गया और भोजन को आगे इसोफेगस या ग्रेसिका में धकेला गया, जिसके माध्यम से भोजन अमाशय में पहुंचा और अमाशय में पाचन के पश्चात छोटी आंत में, और छोटी आंत में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के पाचन के पश्चात भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया गया। अब देखते हैं बड़ी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। बड़ी आंत में बिना पचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भेज दिया जाता है, अर्थात जो अपचयित पदार्थ है या जिसे अब पचाया नहीं जा सकता, उस अपच को बड़ी आंत में छोटी आंत के द्वारा भेज दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बिल्लाई या दीर्घरोम उपस्थित होते हैं। कहाँ पर? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बहुत सारे दीर्घरोम उपस्थित होते हैं। इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। जो अपच भेजा गया था छोटी आंत के द्वारा, उससे जल को अवशोषित करने का काम बड़ी आंत में उपस्थित दीर्घरोम करते हैं और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल आगे पहुंचाते हैं या उतना ही जल छोड़ते हैं, बाकी जल को अवशोषित कर लेते हैं। बड़ी आंत जो कि जल के अवशोषण का कार्य करती है या उसमें उपस्थित बिलाई या दीर्घरोम जो जल के अवशोषण का काम करते हैं। यही कारण है कि यदि समय पर व्यक्ति या जंतु शौच नहीं जाता है तो मल सूख जाता है। इसी छोटी बड़ी आंत में मल सूख जाता है तथा कब्जियत की शिकायत होती है, गैस बनने की समस्या उत्पन्न होती है और कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूख क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर दीर्घरोमों की बहुतायत होती है, बहुत संख्या में दीर्घरोम उपस्थित होती हैं जिनका काम ही जल का अवशोषण करना होता है। जो अपच छोटी आंत के माध्यम से बड़ी आंत में भेजा जाता है उसको उसमें से जल को अवशोषित करने का काम दीर्घरोम करते हैं, जिससे यदि समय पर शौच नहीं जाते तो मल सूख जाता है। अब इस अपच को बहिक्षेपित करने की प्रक्रिया गुदा द्वार के माध्यम से की जाती है। बृहदान्त्र में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ गुदा के द्वारा शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसमें गुदा द्वार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कह सकते हैं कि बृहदान्त्र में या बड़ी आंत में जल के अवशोषण के बाद अन्य रेस्ट मटेरियल को या वेस्ट पदार्थ को या अपच को गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसे वर्ज्य पदार्थ कहते हैं या वेस्ट मटेरियल कहते हैं। बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी या एनल स्फिंक्टर के द्वारा नियंत्रित होता है। यह प्रक्रिया गुदा द्वार में उपस्थित एनल स्फिंक्टर के द्वारा नियंत्रित होती है। तो आपने देखा कि मानव में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उससे आवश्यक पदार्थों को अवशोषित किया जाता है और उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। थैंक यू। चित्रकूट एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए चित्रकूट एकेडमी के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि आपके मन में कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको यदि यह वीडियो समझ में आया होगा या आज का यह वीडियो में जो टॉपिक उठाया गया था यदि वो समझ में आया होगा तो आप ज़रूर सवाल का जवाब देंगे। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन का पाचन
कौन सा एंजाइम करता है। एंजाइम का नाम लिखिएगा। और इमल्सीकरण क्या है? इमल्सीकरण क्या है, यह आप विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जुड़े रहिए चित्रकूट एकेडमी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद।